ऑल राइट, चलिए फिर। तो कल आपको प्रोफार्मा बनाने बोले थे मैंने, राइट? बोलो किसको क्या डाउट है, कैमराज ऑन करो सब लोग फटाफट। यस, बोलिए अब क्या डाउट है बेटा। सर वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट उसका स्पेसिमैन में है, उन्होंने रिसिप्ट और पेमेंट साइड दोनों जगह पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की एंट्री की है। एक मिनट ऐसे क्यों किए? पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 68। ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जब साल शुरू होगा, तो तुम्हारे पास कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक भी हो सकता है। अब कैश इन हैंड का हमेशा ही बैलेंस डेबिट होता है, तो इसकी तो शुरुआत डेबिट से ही होगी। पर साल के शुरुआत में हो सकता है कि तुम्हारा शुरुआती बैंक ओवरड्राफ्ट से हो, मतलब पिछला साल जब खत्म हुआ था तो बैंक में आपके पास ओवरड्राफ्ट था, मतलब लायबिलिटी थी, क्रेडिट बैलेंस था। तो अगले साल की शुरुआत भी क्रेडिट बैलेंस ही होगी ना। तो साल शुरू हुआ तो हम पे पहले से ही कर्जा था। हो सकता है साल खत्म हो तो दो चीजें पॉसिबल है। हमारे पास कैश इन हैंड है, उसका डेबिट बैलेंस रहेगा तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड में हो, या हो सकता है हमारे पास कैश एट बैंक हो तो वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, या हो सकता है डेबिट बैलेंस रहेगा बैंक में, या तो बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है हमारा साल के एंड में। तो बैंक में तो दोनों ही बैलेंस संभव है ना, ओपनिंग भी दोनों बैलेंस रह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट, क्लोजिंग भी दोनों बैलेंस रह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट। यही तो पढ़े थे हम 11 स्टैंडर्ड के बैंक रिको में, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो दैट व्हाट इज डाउट इज एनीथिंग एल्स? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। हर्ष अनिकेत कैमराज ऑन करो दोनों। और आज कौन है? चैताली है, अनिकेत है, हर्ष है, दीप है, गजल है, खुशी भी है ऑनलाइन, मानसी है, दीपू है, आयुषी है, केवल है, आयन मैन है, सोनल है, वैष्णव है, कुमकुम है। मुझे वो दिखा था अभी सार्थक, कहाँ गायब हो गया? हाँ हर्ष, वो तेरे पीछे देखना लाइट कितना ब्राइट है रे, वो दिखता ही नहीं उस चक्कर में। चलिए ठीक है, लेट्स मूव अहेड। कहाँ तक आए थे अपन कल? मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कल कर लिया था हमने, बराबर है ना? आगे बढ़े वहां से। रिसिप्ट मतलब आने वाला पैसा, पेमेंट मतलब जाने वाला पैसा। पैसा किसी भी स्वरूप में आ सकता है, वो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, वो कैपिटल नेचर का हो सकता है। आने वाला पैसा इस साल का हो सकता है, पिछले साल का हो सकता है, अगले साल का हो सकता है। पेमेंट दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं, कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं। जैसे सैलरी दी आपने तो रेवेन्यू पेमेंट हो गया आपका, मशीन परचेज की पैसा दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका। आप पेमेंट कर सकते हो पिछले साल का, चालू साल का, अगले साल का। पिछले साल की सैलरी भी इस साल में दे सकते हो, इस साल की सैलरी भी इस साल पे कर सकते हो, और अगले साल की सैलरी भी इसी साल पे कर सकते हो। तो whatever kind of receipt is there should go to the receipt side, whatever kind of payment it is, it should go to the payment side. Whenever cash or bank account is debited, it will be the receipt. Whenever cash or bank account is credited, it will be the payment. This is the primary book they maintain. Not for profit organization जो होते हैं, वो primarily अपना जो book maintain करते हैं, they do not pass the journal entry, they do not prepare the trial balance as such. हाँ, वो लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में प्राइमरी एंट्री करते हैं, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, उसके बाद लेजर को बैलेंस करके, सॉरी, वो लोग कैश और कैश बुक में प्राइमरी एंट्री करते हैं। कैश बुक से अब एंट्रीज लेजर में जाती है, लेजर से पूरे साल का रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाते हैं। वही हमें सीखना है कैसे बनाते हैं। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये पढ़ा था? हाँ नहीं पढ़ा था, पढ़ते चलो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि इसमें रियल अकाउंट जो कैश है वो कम्स इन होता है और गोज आउट होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश बुक मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, डे ऑन डे बनाया जा सकता है। पूरे साल भर के कैश बुक को मिलाकर हम साल में एक बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। It records all receipts and payment made during the particular period, that is a current year, प्रीवियस ईयर का हो सकता है, करंट ईयर का हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का हो सकता है। ये अभी बार बार पढ़ेंगे, पर जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ना इसके, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से पेमेंट किए जाते हैं प्रीवियस ईयर के, करंट ईयर के और नेक्स्ट ईयर। इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। इनकम रिसीवेबल वो चीज होती है जो हमने अर्न किया है पर रिसीव नहीं किया, ये हमारा एसेट होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है। अमाउंट पेएबल वो होता है जो एक्सपेंड तो हमने कर दिया, खर्चा तो हमने कर दिया, पर इसका अभी तक पैसा दिया नहीं है। ये हमारी लायबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है। आपसे कोई पूछे कि इनकम रिसीवेबल की जर्नल एंट्री क्या होगी, तो आप बोलोगे इनकम रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट और इनकम अकाउंट को क्रेडिट। अमाउंट पेएबल की जर्नल एंट्री अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उस एक्सपेंडिचर को डेबिट, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर या अमाउंट पेएबल को आपको करना चाहिए क्रेडिट। ये सब हम पढ़े थे फाइनल अकाउंट में, जब हमने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट किया था। That's why it is very necessary to have the good basics of 11th standard. Without that, अपने बैच में तो ऐसा नहीं है कोई कि जिसका 11th का बेसिक अच्छा नहीं हुआ और वो फिर 12th के लिए कर रहा है। पर कई लोग अभी मिले मुझसे, रिसेंटली पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं लॉकडाउन में हमारी बच्चे ने 11th की ट्यूशन सही से की नहीं, उसको कुछ नहीं आता, पर उसको 12th स्टैंडर्ड करना है। अब आप मुझे बताइए, जिसने 11th में अकाउंट पढ़ा ही नहीं दिल लगा, वो अगर 12th में आके बोलता है कि आई वांट टू लर्न अकाउंट, तो क्या ये पॉसिबल है? कैसे? बेसिक्स के बिना बिल्कुल भी। तो इनकम रिसीवेबल और अमाउंट पेएबल ये एंट्रीज कैश बुक में नहीं जाती है क्योंकि ये कैश के ट्रांजैक्शन नहीं है। दिस अकाउंट इज बेस्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन लाइनर में पूछा जाता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनल अकाउंट बनाने का बेस क्या है, तो आप उसका जवाब दोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनल अकाउंट बनाने का बेस होता है ट्रायल बैलेंस। दिस अकाउंट शोइंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक का तो डेबिट क्रेडिट ओपनिंग भी हो सकता है, डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग भी हो सकता है। कैश में कभी क्रेडिट बैलेंस होना संभव ही नहीं है। कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ये कभी संभव नहीं कि आपके हाथ में ओपनिंग कैश इन हैंड 1000 था, 2000 आए, कुल मिला के 3 हो गए और आपने 4000 का कैश में पेमेंट किया। इम्पॉसिबल। कैश बैलेंस है तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, बट इट विल नेवर बी अ नेगेटिव। सो देयर विल नेवर बी ए क्रेडिट बैलेंस इन अ कैश अकाउंट। रिमेंबर दिस। टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार लगाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसिप्ट कौन से टाइप की होती है? एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस को सही तरीके से करने के लिए हमें कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। रिसिप्ट चाहे कैपिटल हो या रिसिप्ट चाहे रेवेन्यू हो, एंट्री एक ही होगी, कैश अकाउंट को डेबिट। 2, आपका जो क्रेडिट है ये आपका इनकम हो सकता है या आपका कैपिटल हो सकता है। जैसे राम इंट्रोड्यूस द कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज, कैश को डेबिट करते, राम के कैपिटल को क्रेडिट करते, और उसका जो क्रेडिट है वो बैलेंस शीट में जाता है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। उसी तरह राम रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ ₹2000, कैश को ही डेबिट होता है पर कमीशन इनकम को क्रेडिट होता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो जब पैसा आता है तो पैसा 2 प्रकार से आता है। एक वो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है जिसमें कैश में डेबिट क्रेडिट हुआ आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, या वो हो सकता है कैपिटल रिसिप्ट, डेबिट तो कैश में हो रहा है पर इसका क्रेडिट बैलेंस शीट में हो रहा है। जैसे आपने मशीन बेची और पैसा आया, कैश को डेबिट करोगे और मशीन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ये भी एक प्रकार की कैपिटल रिसिप्ट है। आइए देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। ऑल सच रिसिप्ट आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हाईलाइट करना है। आपके पास मार्कर है तो मार्कर यूज करिए। ऐसी रिसिप्ट जो नॉन रिकरिंग है, जो बार बार नहीं होती, जैसे कि मशीन बेचना,
बिल्डिंग बेचना, लैंड बेचना, ये पैसा साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार या साल में 2 बार आ सकता है। बार बार हम ऐसी चीजें, ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं करते। तो जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है एंड नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न आर नोन एज द कैपिटल रिसिप्ट। ये रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं होती। हमारा रेगुलर बिजनेस है लोगों से सब्सक्रिप्शन लेना, तो ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। पर हमारा बुक्स बेचना, फर्नीचर बेचना, ये हमारे नॉन रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन है। तो इससे अगर पैसा आता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। एग्जांपल दिया है, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब ध्यान से सुनना इस बात को, आगे बहुत काम का है ये सब। आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जहां पर आप लोगों से डोनेशंस लेते हो। अब डोनेशन कैसा है कि आप मान के चलिए एक मंदिर में गए, वहां पे एक काउंटर लगा हुआ है, उस काउंटर पे एक कैशियर बैठा हुआ है जो आपसे रिसिप्ट लेता है। आपने जाके 501 रुपए की रिसिप्ट वहां पे फाड़ दी। अब इस 501 रुपए का वो जो मर्जी चाहे करे, आपने तो दान दे दिया, डोनेशन दे दिया, चाहे इस 501 रुपए का वो यूज करे सैलरी देने के लिए, वो यूज करे साफ सफाई के लिए, वो यूज करे मेंटेनेंस के पैसे देने के लिए, वट एवर दे वांट दे कैन यूज। इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर एक बार आप उसी काउंटर पे गए, आपने 501 रुपए का डोनेशन दिया और उनको बोला कि रिसिप्ट पे लिखिए ये हमने वाटर टैंक के लिए दिया। तो वहां पे पीने के पानी के लिए वाटर टैंक एंड फिल्टर वो लोग लगाने वाले थे। कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कोई मंदिर है, कोई धर्मशाला है, उन लोगों ने बोला कि हम यहाँ पे पीने के पानी का टैंक बना के फिल्टर लगाना चाहते हैं और उसके लिए हमें डोनेशन चाहिए। तो आपकी रिसिप्ट पे लिखा हुआ है कि आपने स्पेसिफिक डोनेशन दिया है वाटर टैंक और फिल्टर लगाने के। फिर आप जा सकते हो किसी जगह पे, जाके वहां पे एक जनरल डोनेशन दे सकते हो, आपकी मर्जी भाई। आप चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाते हो, ये रहे मेरे 501 रुपए का दान, जो मर्जी चाहे करो इसकी। फिर वो उनके लिए हो जाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट। कैश को डेबिट करेंगे और संस्था की इनकम को क्रेडिट करेंगे। पर एट द सेम टाइम आपने 501 रुपया दे के ये बोला ये डोनेशन मैं कोविड वार्ड के लिए दे रहा हूं कि इसका उपयोग और कहीं मत करना, आपके हॉस्पिटल में कोविड वार्ड चलता है, वहां के पेशेंट के लिए ही उसको यूज करना। तो वो हो गया उसका स्पेसिफिक डोनेशन। तो वो लोग इसकी एंट्री करेंगे कैश को डेबिट और स्पेसिफिक डोनेशन को क्रेडिट। और ये जो स्पेसिफिक डोनेशन है इसका क्रेडिट इनकम के क्रेडिट में ना दिखाते हुए बैलेंस शीट के क्रेडिट में दिखाया जाए, तो ये उनके लिए कैपिटल रिसिप्ट हो। वैसे मुझे याद है हम एक मंदिर में विजिट करते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, तो वहां पे दान पेटी है, कोई हम जाते हैं कभी दान पेटी में 101 रुपए डाल देते हैं, 100 रुपए डाल देते हैं। वहां पे बिल्डिंग बन रही, तो उन्होंने बोला कि बिल्डिंग के लिए डोनेशन कीजिए, उसकी अलग से रिसिप्ट दी। तो हमने उनको पैसा दिया, मान के चलो 10,000 रुपया, और उन्होंने रिसिप्ट दी कि ये बिल्डिंग फंड में आया। तो इन्होंने कैश को डेबिट किया और बिल्डिंग फंड अकाउंट को क्रेडिट किया। अब एक स्पेसिफिक फंड है, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के काम में ही आएगा, वो पैसा और किसी दूसरे काम में नहीं लाया जाएगा। तो जब डोनेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है तो उसे स्पेसिफिक डोनेशन कहा जाता है, और वो उस संस्था के लिए, उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल रिसिप्ट होती है। अदरवाइज डोनेशन रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैश को डेबिट और इनकम को क्रेडिट करते हुए। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये डोनेशन जो कैश बुक में डेबिट में दिख रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिख रहा है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है या जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक होगा तो कैश को तो डेबिट हो चुका है, आपको बैलेंस शीट में जाके क्रेडिट करना। और अगर जनरल पर्पस डोनेशन होगा तो कैश को तो डेबिट हो चुका है, आपको जाके सेकंड इफेक्ट देना है, इनकम में उसको क्रेडिट करना। जैसे स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो सकता है, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर स्पोर्ट टूर्नामेंट हो सकता है। हम एक स्पोर्ट क्लब चलाते हैं, चैरिटेबल स्पोर्ट क्लब, नॉट फॉर प्रॉफिट स्पोर्ट क्लब। अब लोग आते हैं, हमें जनरल डोनेशन देके जाते हैं, जनरल सब्सक्रिप्शन देके जाते हैं, तो हम कैश को डेबिट करते हैं, वो हमारी इनकम है उसको क्रेडिट करते हैं। उससे हम बैट खरीदते हैं, बॉल खरीदते हैं, ग्लोव्स खरीदते हैं, रैकेट खरीदते हैं, शटल खरीदते हैं, जो मर्जी चाहे हमारी हम करें।
पर हमने एक विदर्भ लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। उसमें पहला पारितोषिक है 51,000 रुपए, दूसरा पारितोषिक है 21,000 रुपए और थर्ड प्राइज है 11,000 रुपए। अब लोगों ने डोनेशन देते वक्त ये बोला कि ये विदर्भ लेवल स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दिया है, तो हमने कैश को डेबिट किया और स्पोर्ट टूर्नामेंट फंड को क्रेडिट किया। अब इस पैसों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए ही किया जाए, दूसरे पर्पस के लिए नहीं किया जाए। लाइब्रेरी के लिए कोई लोग डोनेशन देते हैं, तो एक बहुत अच्छी एक संस्था चलती है, वहां स्कूल है, कॉलेज है, लाइब्रेरी है, जिम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, डांस क्लास भी चलाते हैं, सब कुछ चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। हमने जाके वहां पे 1,000 रुपए की रिसिप्ट फाड़ी और बोला ये रिसिप्ट लाइब्रेरी फंड में जमा कीजिए, मतलब इससे किताबें ही खरीदना, लाइब्रेरी के मेंटेनेंस के लिए ही यूज करना, या लाइब्रेरी की बिल्डिंग के लिए यूज करना, या लाइब्रेरी में एयर कंडीशन और कूलर बैठाने के लिए यूज करना। तो वो लोग रिसिप्ट देंगे आपको, कैश को डेबिट ही करेंगे पर क्रेडिट करेंगे लाइब्रेरी फंड, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको हाईलाइट करना, ये जब भी दिखे आपको, ये जब भी दिखे आपको, ये एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में दिखेगा, पर इसका क्रेडिट आपको इनकम में नहीं डालना है, इसका क्रेडिट आपको बैलेंस शीट में डालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, अगले पैराग्राफ में दिया है। तो जैसे हमने एक संस्था बनाई ना कि भाई आप हमारे संस्था के मेंबर हो, तो आपको हमने बोल दिया कि हर साल आपको 2,000 रुपए देना, या तो ऐसा करो 1,00,000 रुपया दे दो, फिर जिंदगी में कभी मत दे, वो हो गई आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस। फिर पूरे संस्था के सभी सुविधाओं का उपयोग आप और आपका परिवार पूरी जिंदगी भर कर सकता है। तो स्पेसिफिकली दिया गया है कि लाइफ मेंबरशिप फीस एक प्रकार की कैपिटल रिसिप्ट है। सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट बेचते हैं हम, पुराना फर्नीचर बेचते हैं, लाइब्रेरी की पुरानी किताबें बेचते हैं, और इस तरीके की जो फिक्स असेट हमने बेची है, जूने हो गए स्पोर्ट इक्विपमेंट बेचते हैं, जिम का मटेरियल बेचते हैं, इन सब से लैंड बेचते हैं, बिल्डिंग बेचते हैं, इन सब से आने वाला पैसा कैश में डेबिट होता है और लैंड अकाउंट में, बिल्डिंग अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट होता है, जो बैलेंस शीट का हिस्सा बनता है। तो ये हो गई आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट। बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम आराम से समझना है, क्योंकि इसमें गलतियां होने की गुंजाइश है और आपसे गलती होनी नहीं चाहिए। समझ आ रहा है सबको अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रियांशु, पूर्वी, वैष्णव, अनिकेत, सोनल, अपना कैमरा ऑन रखो। कोई सोहम साकला के कांटेक्ट में है तो कॉल करो या मैसेज करो उसको। He missed the earlier lectures, so he should attend all the other lectures regularly. Capital receipts are either added to capital fund or separately shown on the liability side of a balance sheet. अब मैं समझाता हूँ इसको विद में। कैपिटल फंड को आप चाहो तो आप कैपिटल रिसिप्ट को आप चाहो तो आपके कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हो, जैसे आपकी बैलेंस शीट, ये आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट है। आपका ऑलरेडी बना हुआ कैपिटल फंड है, मान के चलो आपका कैपिटल फंड है 10 लाख रुपए का। अब आपको एक कैपिटल रिसिप्ट आई, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो बिल्डिंग डोनेशन। मान के चलो बिल्डिंग के लिए 1 लाख रुपीज आया, तो आप बाहर दिखा सकते हो 11 लाख रुपीज, ये एक तरीका है। ऐसा नहीं करना है आपको तो आप कैपिटल फंड 10 लाख रुपए अलग दिखाइए और बिल्डिंग का डोनेशन 11 लाख रुपए अलग दिखाइए, ये भी चलता है। कैश को डेबिट और सीधा बैलेंस शीट में क्रेडिट कर सकते हो। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? आपके पास पैसा तो आता है तो आप रिसिप्ट में लिखते हो, कैश बुक में डेबिट करते हो, फिर आगे उसका सेकंड इफेक्ट कहां देना है ये ध्यान से देखना है। ऑल सच रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर, तो क्या फर्क है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में? कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग होते हैं, ये बार बार आते हैं, रोज के रोज आते हैं, पैसे आते ही रहते हैं। एंड रिप्रेजेंट्स रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न, ये रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये पैसा रोज आता है, हर रोज आता है। एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन, रेंट, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा। तो अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, एक व्यायामशाला है आपकी, जिम है,
आपने बोला कि महीने का 200 रुपए सब्सक्रिप्शन है इसका, तो 200 रुपए तो हर महीने देते रहेंगे, और आपके पास अगर 100 मेंबर है तो हर महीने 20,000 रुपए आते रहेंगे आपके पास। कैश को डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम को क्रेडिट, कैश को डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम को क्रेडिट, कैश को डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम को क्रेडिट। अब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है ये आपके रेगुलर इनकम का पार्ट है, ये आपके इनकम स्टेटमेंट में दिखेगा। आपने यहाँ मंदिर बनाया बहुत बड़ा, इस मंदिर का ये कंपाउंड है, इसके आगे आपने शॉप्स बना के रखी है जहाँ पे फूल की दुकानें हैं, नारियल की दुकानें, फोटो फ्रेम की दुकानें, छोटी मोटी किराना दुकान। आप इन सबको 2-2 हजार रुपए महीने का रेंट लेते। अब ये रेंट जो है ये हर महीने आएगा, आप एंट्री करोगे कैश को डेबिट और रेंट इनकम को क्रेडिट। ये जो रेंट इनकम है ये आपका इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं बोलेंगे हम, इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा, तो ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। फिर आप आगे बढ़ो, लॉकर रेंट। आप गए होंगे बहुत सारे मंदिरों पे, सामान लेके जाते, जूते चप्पल और बैग लेके जाते, तो वहां लॉकर रहता है, बोलते हैं हमें दर्शन करके आना है, तो लॉकर में आप अपना सामान रखते हो, 100 रुपए 50 रुपए जो भी वो लोग फीस लेते होंगे लेते होंगे। अब भक्तजन और दर्शन करने वाले तो रोज आते हैं, तो ये लॉकर रेंट तो रोज आता है, कैश को डेबिट होता है, लॉकर रेंट को क्रेडिट होता है, ये आपका इनकम है और ये रेगुलर रिकरिंग नेचर का इनकम, तो ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपके पास बहुत सारा दान पैसा जमा हो गया, बिल्डिंग फंड जमा हो गया पर अभी तक बिल्डिंग का काम चालू नहीं किया, तो ये सारा पैसा आप कहाँ रखोगे? एक बैंक अकाउंट में रख दोगे, फिक्स डिपॉजिट में रख दो, इससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट तो महीने के महीने या साल के साल रिकरिंग तौर पे मिलता है, ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। आप बैंक अकाउंट को या कैश अकाउंट को डेबिट करोगे और आपके इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करोगे, जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखेगा। तो जब भी रिसिप्ट देखो आप कैश बुक में या रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, पहले ये देखो कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में या इनकम साइड में जाएगा, और कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा। ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम, कैपिटल रिसिप्ट आर कंसिडर्ड इन अ डिफरेंट मैनर। तो जैसे रिसिप्ट्स को हम एनालाइज करते हैं रेवेन्यू या कैपिटल में, वैसे हमें टाइप्स ऑफ पेमेंट को भी एनालाइज करना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने कल कैश बुक का या रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, इधर रिसिप्ट मतलब कैश को डेबिट हुआ है, इसके क्रेडिट दो जगह पे जा सकते हैं, इनकम में या बैलेंस शीट में। वैसे जब आप पेमेंट करते हैं तो आप कैश को तो क्रेडिट कर रहे हैं, इसका जो सेकंड इफेक्ट है डेबिट इफेक्ट है, ये तो या तो आपके एक्सपेंडिचर का पार्ट हो सकता है या तो आपके बैलेंस शीट का पार्ट हो सकता है। तो पेमेंट को कैसे एनालाइज करें? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए खर्चा किया जाता है, जैसे हमने परचेस की लैंड, तो लैंड को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, लैंड का डेबिट बैलेंस शीट में दिखेगा। हमने परचेस किया फर्नीचर या मशीनरी, सेम इफेक्ट देंगे। उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप शॉर्ट पीरियड के लिए एक्सपेंडिचर करते हो, जैसे आपने सैलरी पे की, सैलरी को डेबिट करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे, सैलरी का डेबिट एक्सपेंडिचर में दिखेगा। टैक्सेस पे किए, इंश्योरेंस का पैसा पे किया, प्रीमियम वगैरह, इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह पे किए, ये सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब देखते हैं पढ़ते कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। These expenditure are non-recurring. कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होते, लैंड हम बार बार नहीं खरीदते, बिल्डिंग हम बार बार नहीं खरीदते, पर हाँ साल 2 साल में एक आध बार, 1 साल में 2 बार या 3-4 साल में एक बार हम ऐसे खर्चे करते हैं। The benefit of such expenditure are likely to be received in a long period. कोई भी खर्चा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बदले में हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट कोचिंग क्लास चला रहे हैं या स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, तो हम सैलरी पे करते हैं। इस महीने की सैलरी पे की, टीचर ने इस महीने पढ़ा दिया, शॉर्ट पीरियड के लिए उसका बेनिफिट मिला। अगले महीने की सैलरी पे करेंगे, वो अगले महीने पढ़ाएंगे, उसके अगले महीने की सैलरी पे करेंगे, वो उसके अगले महीने के लिए पढ़ाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और उसके बेनिफिट भी शॉर्ट पीरियड में मिलते हैं। पर हमने बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग खरीदोगे तो 10-20 साल तो आराम से यूज कर सकते हो, एक मशीन खरीदोगे तो 5-10 साल यूज कर सकते हो, एक लाइब्रेरी बनाई तो कई सालों तक चलेगी। तो जब जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उससे मिलने वाला बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए मिलते रहता है।
these expenses are shown on the asset side of a balance sheet and balances are carried forward to the next accounting period. सीधी सी बात है, आपने फर्नीचर खरीद 2 लाख रुपए, बैलेंस शीट में दिखेगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, उसके अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, उसके अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, ये चलता रहे। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, सॉरी अगला कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज आर एक्सपेंसेस रिकरिंग इन नेचर, जो खर्चे हमें बार बार करने पड़ते हैं, सैलरी देना, बिजली का बिल भरना, रेंट देना, वेजेस देना। These are the recurring nature के expenses. The benefit of these expenses are enjoy immediately, that is in a current year. खर्चा अभी दिया तो उसका फायदा भी अभी हुआ, या उसके बदले में जो मिलना था वो भी अभी मिल गया। एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 12th स्टैंडर्ड के लिए, इस चैप्टर के लिए और इसके आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Deferred revenue expenditure is actually a revenue expenditure. Such expenditure is incurred for receiving benefit for more than a year. Example, advertisement expenditure पे किया 30,000 पर ये 3 साल का है, वेरी लॉन्ग पीरियड का भी नहीं, बिल्डिंग के जैसा। 30,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया आपने 3 साल के एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आप इसकी एंट्री क्या करते हो, कैश को करते हो क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट है। तो आपके बैलेंस शीट में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से 30,000 डाल देते हैं बैलेंस शीट में। फिर आपका पीएनएल या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। 30,000 3 साल का है, इसका मतलब एक साल का 10,000 है, तो यहां से माइनस करते हो 10,000 और यहाँ डेबिट करते हो 10,000। डबल एंट्री की बात करूं तो एक्सपेंस में डेबिट हुआ और आपके प्रीपेड एक्सपेंस में क्रेडिट, यही एंट्री हमने की थी। और इस तरीके के खर्चों को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना। जैसे कल आदेश आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि 12th की एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम पोस्टपोन कर दी, इसी को हम दूसरा शब्द वापर सकते हैं डेफर्ड करना। वैसे देखा जाए तो 30,000 रुपए जब एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किए थे तो पूरे के पूरे 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस में इसी साल जाने चाहिए, पर हमने ऐसा नहीं किया। इस 30,000 रुपए के एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन कर दिया 3 साल के, इस साल 10,000, अगले साल 10,000 और उसके अगले साल 10,000 रुपए डाले। और ये हम बहुत अच्छे तरीके से किए थे 11th स्टैंडर्ड में, जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे तब। एग्जाम्पल फिर से पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड 30,000 फॉर 3 years. In such case, 1/3 of 30,000 rupees, 10,000 is for current year. It should be debited to income expenditure account and 2/3 expenditure should be shown on the asset side of a balance sheet. तो ऐसे खर्चे जो ले दे के पीएनएल में ही जाने वाले पर तुरंत नहीं, 1 साल 2 साल या 3 साल में, ऐसे खर्चों को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इस पे 1 लाइनर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। टोटल रिसिप्ट जब भी आप देखोगे, इसको 2 हिस्सों में बांट देना, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्रेडिट साइड में जाती है, मतलब कैश को डेबिट होती है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम साइड में जाती है। कैपिटल रिसिप्ट कैश पे डेबिट ही होती है, पर इसका सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जा सकता है या एसेट में से माइनस हो सकता है, जैसे कि मशीन को बेचना, लैंड को बेचना, बिल्डिंग को बेचना। जब भी आप पेमेंट देखोगे, पेमेंट हुआ है मतलब कैश को क्रेडिट हुआ है, डेबिट कहां करना है इसका, या तो इसको डेबिट करो एक्सपेंडिचर में, या तो इसको डेबिट करो बैलेंस शीट के एसेट साइड। जैसे कि बिल्डिंग को खरीदना, कैश को क्रेडिट तो बिल्डिंग को डेबिट होगा। तो आपको कल स्पेसिमन मैंने बनाने बोला था। अब आप देखो स्पेसिमन में डेबिट साइड, ये कैश अकाउंट ही है, ये और कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट या कैश बुक। साल जब शुरू हुआ तो साल में आपके पास कैश इन हैंड रहेगा, बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस रहेगा, या आपके बैंक में पैसा जमा है, डेबिट बैलेंस हो सकता है, या हो सकता है साल की शुरुआत में ही बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। फिर कैसी कैसी रिसिप्ट हो सकती है आपके पास, 1 by 1 जज करेंगे। ए चैतन्य,
क्या कर रही बैताड़ के जैसे? ध्यान देना है आपको। दीप कैमरा ऑन रखो। सोहम बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ से पूर्वी बिल्कुल एक भी चीज मिस नहीं करनी है। दोनों को काफी मिस कर दिया तुम लोगों ने, बहुत इरेगुलर रहे लेक्चर्स में। कैमरा ऑन रखो अपने, सोनल, सोहम, पूर्वी, कुमकुम, अनिकेत। I don't want to repeat this thing again and again during the lectures. I want to see that you are focus कर रहे हो या नहीं। चलो, अब बहुत ज्यादा ध्यान से ये देखेंगे कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कैशियर आपका काउंटर पे बैठा है और इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां पैसा आ रहा है वो रिसीप्ट साइड में लिखते जा रहा है। जहां जहां पैसा जा रहा है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पेमेंट चाहिए, वो पेमेंट साइड में लिखता जा रहा है। रिसीप्ट की शुरुआत होगी ओपनिंग बैलेंस से, कैश का और बैंक का दोनों का। अब पैसा आएगा कहां से? सब्सक्रिप्शन का पैसा आएगा। सब्सक्रिप्शन कौन पे करता है? तो हमारे मेंबर्स हमें सब्सक्रिप्शन देते हैं। जैसे मान के चलो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के तुम 30 बच्चे मेंबर्स हो। आप लोग मेंबर हो तो आपको तय है कि साल का 1000 रुपया देना है। तो मेरा पक्का है 1000 इंटू 30 हर साल 30,000 आएगी। अब इसमें हुआ यूं कि दीपेश ने पिछले साल का पैसा ही नहीं दिया था, फिर दीपेश इस साल आया। दीपेश बोलता है पिछले साल का 1000, इस साल का 1000, कुल मिला के 2000 रख लो, कैश को डेबिट कर लो 2000 रुपए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पिछले साल का भी पैसा आया, चालू साल का भी आया। दीप चमेड़िया आया। दीप बोलता है कि सर कितना है अपना साल का सब्सक्रिप्शन? तो मैंने बोला 1000 रुपया। तो दीप ने बोला एक काम करो, ये 1000 रुपया इस साल का भी रख लो, अगले साल का भी अभी दे देता, फिर मेरे को फुर्सत नहीं मिलती बार बार आने। हो सकता है ना कि लोग दे दे। तो भाई हम तीनों पैसा किसी भी साल के लिए आए, चालू साल के लिए, पिछले साल के लिए या अगले साल के लिए, डेबिट करेंगे रिसिप्ट साइड में, कैश में ही डेबिट होगा। अब इसका क्रेडिट कहाँ होगा? तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट होगा। फिर उसमें से हिसाब करना पड़ेगा, इस साल में आया हुआ पैसा ही इस साल की इनकम है। अगले साल के लिए जो पैसा मिला वो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। पिछले साल का जो पैसा आया था वो पहले ही रिसीवेबल था, उसके बदले में पैसा आया। मतलब पहले ही हमारे बुक में दिख रहा था कि पिछले साल का लेना है, उसके बदले में सामने वाले ने पैसा दे दिया। वो इनकम इस साल की नहीं है। तो पिछले साल का पैसा आया, वो इस साल की इनकम नहीं है, वो पिछले साल का था, वो पिछले साल की इनकम थी, सिर्फ पैसा इस साल में मिला। अगले साल का जो पैसा आया वो भी इस साल की इनकम नहीं है, वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, वो इनकम अगले साल की कहलाएगी। सिर्फ इस साल का जितना पैसा आया है वही इस साल की इनकम कहलाएगी। इसका कैसे करना है ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते वक्त अपन ध्यान से देखेंगे। और कैश में तो डालना ही है आपको, क्योंकि कैश तो इस साल आई। आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते वक्त एक इनकम कमा सकते हो, या एक प्रकार का आपको पैसा आ सकता है जिसका नाम है एंट्रेंस फीस। क्या होती है एंट्रेंस फीस? आपके मंदिर में, आपके धर्मशाला में, आपकी व्यायामशाला में, आपके पार्क में, आपके स्विमिंग पूल पे, आपके जिम में, आपके इवेंट में, आपका दुर्गोत्सव मंडल, एंट्री करने के लिए 20 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। तो ये एंट्रेंस फी है। कैश को डेबिट, इनकम को क्रेडिट, कैश को डेबिट, इनकम को क्रेडिट करते रहेंगे। तो इस माध्यम से आपके पास पैसे आ सकते हैं। एडमिशन फीस आ सकती है। अगर आप कोचिंग क्लास चलाते हो, कॉलेज चलाते हो, तो एडमिशन के लिए बच्चों से पैसे ले सकते हो। या कैश को डेबिट करोगे, अगर ये रिकरिंग नेचर का है तो इनकम को क्रेडिट करोगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, अब लाइफ मेंबरशिप फीस कोई बार बार थोड़ी देगा, लाइफ में एक ही बार देगा, नॉन रिकरिंग नेचर का है। पैसा दे के गया, रुचिधर डाली, बोले कि मेरे को बार बार पैसे नहीं देने, क्या 1,00,000-2 लाख रुपए लेने एक साथ लेने, तो उसने दे दिए 2 लाख रुपए। तो हमने रिसिप्ट को, कैश को डेबिट किया, और ये नॉन रिकरिंग नेचर का इसलिए सीधा कैपिटल फंड में क्रेडिट कर दिया, बैलेंस शीट। लीगसीज क्या होती है इसके बारे में अगले पैराग्राफ में मैं अलग से पढ़ के दिखाऊंगा, अभी डिस्कशन नहीं कर। लिखा हुआ है, ये भी एक प्रकार की रिसिप्ट है, पैसा आता है आपको। गवर्नमेंट ग्रांट आई आपको। अब गवर्नमेंट ग्रांट दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू भी और कैपिटल नेचर। आप एक संस्था चलाते हैं, अब सरकार ने आपको पैसा दिया 2 लाख रुपया टीचर लोगों की सैलरी करने के लिए, तो आपने कैश को डेबिट किया।
और आपकी इनकम को क्रेडिट करती है, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की है, हर महीने आएगा ये ग्रांट, क्योंकि आपको हर महीने पगार करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने आपको स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए, तो आपने कैश को तो डेबिट ही करना है। हम जो भी पढ़ रहे हैं कैश की डेबिट साइड पढ़ रहे हैं। आप कैश को डेबिट करोगे और आपके बिल्डिंग फंड को क्रेडिट करोगे, तो ये आपकी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी, जो बार बार नहीं आती। डोनेशन अगर जनरल नेचर के हैं तो कैश को डेबिट होगा और डायरेक्ट आपकी इनकम को क्रेडिट होगा। तो आपका अकाउंटेंट कैश के डेबिट में लिख देगा मुझे जनरल डोनेशन मिली, तो दान पेटी में आने वाले पैसे, पावतियां फाड़ के देने वाले पैसे। डोनेशन स्पेसिफिक फंड के लिए भी हो सकता है, जैसे बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड एक्सेट्रा। तो इसको कैश में डेबिट करेंगे और इस फंड नाम का एक अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्रेडिट करेंगे, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखेगा। आपको डिविडेंड मिल सकता है अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो आप कैश को या बैंक को डेबिट करोगे और आपकी इनकम को क्रेडिट करोगे, इसका सेकंड इफेक्ट इनकम में जाएगा। रेंट हायर हॉल रिसीव्ड आपको मिल सकता है, रेंट ऑफ हॉल मिल सकता है। कैश को डेबिट करोगे, आपकी रेंट इनकम को क्रेडिट करोगे। आपके सन्ड्री इनकम, अब छोटे मोटे चिल्लर इनकम होते हैं, रद्दी बेच दी, भंगार बेच दिया, जूने पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए, कैश को डेबिट, सन्ड्री इनकम को क्रेडिट कर दो। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल किया, ये आपका फिक्स असेट अगर है तो आप कैश को डेबिट करोगे और जो असेट बेचा है उसको क्रेडिट करोगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या स्क्रैप किया, कैश को डेबिट करोगे, इनकम को क्रेडिट करोगे। मिसलेनियस रिसिप्ट हो सकती है, कुछ पता नहीं, दान पेटी में कोई 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए डाल के चला जाता, कैश को डेबिट करो, मिसलेनियस इनकम को क्रेडिट करो। टूर्नामेंट रिसिप्ट हो सकती है, आपने कबड्डी की टूर्नामेंट रखी थी, कुश्ती की टूर्नामेंट रखी थी और देखने के लिए 20 रुपए की फीस रखी थी, टिकट रखी थी, तो ये आपकी टूर्नामेंट की रिसिप्ट है। जो भी टीम आपके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, उनसे आपने 1-1 हजार रुपया पार्टिसिपेशन फीस ली, कैश को डेबिट करो, आपके टूर्नामेंट रिसिप्ट इनकम को क्रेडिट करो। क्रिकेट के टूर्नामेंट लेते हो तो क्रिकेट फीस लो, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हो तो ट्यूशन फीस लो। हर टर्म के लिए अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के लिए बच्चों को पैसे भरने हैं तो टर्म फीस लो। आप कॉलेज, स्कूल ऐसी चीजें चलाते हो तो फाइन भी लगती है बच्चों को, गाड़ी पार्क ना करने की फाइन, यूनिफॉर्म ना पहनने की फाइन, डिसिप्लिन ना पालने की फाइन। तो कैश को डेबिट करो और कलेक्शन ऑफ फाइन अकाउंट को क्रेडिट करो, ये आपकी इनकम है। लॉकर का रेंट लेते हो तो कैश को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। एग्जाम फीस अगर आप लेते हो एग्जाम लेने के लिए तो कैश को डेबिट करो, एग्जाम फीस को क्रेडिट करो। उसके बाद आप अपने सारे ये लिख लो, एक्सपेंसेस लिख लो। आप एक्सपेंस करते हो तो कैश को क्रेडिट करते हो। इसका डेबिट 2 जगह पे जा सकता है, या तो आपके एक्सपेंस के डेबिट में, या तो आपके एसेट के डेबिट, या तो पीएनएल में मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या तो बैलेंस शीट। जैसे सैलरी पे की, अब सैलरी कैसे भी पे कर सकते हो, पिछले साल की सैलरी इस साल पे की, पॉसिबल है, पर ये इस साल का खर्चा नहीं है, पिछले साल सैलरी पे करनी बच गई थी तो वो पेएबल था, उसके बदले में इस साल पैसा दे दिया। करंट ईयर की सैलरी पे की, यहाँ पे एक और चाहिए, नेक्स्ट ईयर भी लिख लो, आप नहीं लिखा तो अपने हाथ से लिखो अपने कॉपी में। आप हो सकता है सैलरी एडवांस में पे कर दो। एक एम्प्लॉय आया, बोले सर मेरे घर पे शादी है, मेरे को अगले साल का पगार एडवांस में दे दो, दे सकते हो ना, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, प्रीपेड सैलरी है, सब कुछ पॉसिबल। रेंट, रेट एंड टैक्सेस आप पे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और उसी तरह अगले साल का। भाई पैसा किसी भी साल का हो, पेमेंट तो इस साल किया तो कैश को तो क्रेडिट इसी साल होगा, उसका डेबिट जाएगा रेंट एंड टैक्सेस अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा दे सकते हो आप, जनरल एक्सपेंसेस का पैसा दे सकते हो, हर जगह पे कैश को क्रेडिट हो रहा है, डेबिट होगा एक्सपेंडिचर। आपने इंटरेस्ट पे किया बैंक लोन पे, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो कैश को क्रेडिट करो, एक्सपेंडिचर को, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को डेबिट करो। आपने इलेक्ट्रिक का बिल किया, पे किया, कैश को क्रेडिट करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस को डेबिट करो। ऑडिट फी पे की सीए को, कैश को क्रेडिट करो, ऑडिट फी एक्सपेंडिचर को डेबिट करो। टूर्नामेंट के एक्सपेंडिचर किए, कैश को क्रेडिट करो, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर को डेबिट करो। वेजेस पे किए, परचेस किए आपने स्पोर्ट मटेरियल, ये आपके एसेट है। ये समझना चाहिए कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट मटेरियल एसेट होता है, तो कैश को क्रेडिट करो और बैलेंस शीट में स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट को डेबिट करो।
आपने इंश्योरेंस का पे किया पैसा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैश को क्रेडिट करो, एक्सपेंडिचर को डेबिट करो। टेलीफोन बिल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बैंक चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पोस्टेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कन्वेयंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन, स्कूल कॉलेज है तो एनुअल फंक्शन भी होता है, कोरोना से पहले हुआ करता था। फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैश को क्रेडिट करो और फिक्स डिपॉजिट को बैलेंस शीट में डेबिट करो। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एक्सपेंडिचर आपको यहाँ दिखता है वो रेवेन्यू है या कैपिटल है, जो रिसिप्ट आपको दिखती है वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। आपने फिक्स असेट परचेस किया, श्योर शॉट ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैश को क्रेडिट और फिक्स असेट को डेबिट करो। बुक्स आप एसेट में दिखा सकते हैं अगर कई सालों तक चलते हैं तो ऐसी बुक्स जो कई सालों तक यूज होती है, एसेट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद मासिक आते हैं। मासिक समझता है, जो महीने के महीने प्रकाशित होती है जर्नल, मंथली जर्नल होती है, वीकली जर्नल होती है, ये भी बुक्स होती है, पर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो महीना खत्म हो गया, वो वीक खत्म हो गया तो बाद में उसका कुछ काम नहीं रहता है। आपने फर्नीचर खरीदा, श्योर शॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैश को क्रेडिट और फर्नीचर को डेबिट करोगे। सेम बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, कैश को क्रेडिट और बिल्डिंग या इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे, सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। न्यूज़पेपर आपने खरीदे, कोई असेट नहीं होता है ये रद्दी न्यूज़पेपर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैश को क्रेडिट और पीएनएल को डेबिट करोगे। ऑफिस एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद बैलेंस कीजिए आपके कैश बुक को। आपके पास पैसा बच जाए, डेबिट बैलेंस है तो कैश इन हैंड, बैंक में डेबिट बैलेंस है तो कैश एट बैंक, ओवरड्राफ्ट है बैंक में तो क्रेडिट बैलेंस है इन द बैंक अकाउंट, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखेगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। और इस तरीके से आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का उपयोग करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हो। अभी तक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या पीएनएल और बैलेंस शीट हम ट्रायल बैलेंस से बनाते, अब आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से बनाना। ये फर्क है इस चैप्टर में और इससे पहले पढ़े हुए बाकी के चैप्टर। अब आते हैं क्या होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक प्रकार का सौतेला भाई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्या लिखा है इसमें? इनकम मीनिंग क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। इसमें दो ही प्रकार की इनकम और एक्सपेंसेस आएगा, एक ही प्रकार रेवेन्यू एक्सपेंस आएंगे और रेवेन्यू इनकम आएंगे। इसमें कभी कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आते हैं, वो बैलेंस शीट में जाते हैं। ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, वो भी इसी साल का। जैसे इस साल मैंने 10,000 की सैलरी पे की, जिसमें से 1,000 रुपए पिछले साल का था, तो इस साल का खर्चा कितना? 9,000 रुपया ही है। मैंने इस साल 12,000 रुपए सैलरी पे की, जिसमें से 1,000 रुपए पिछले साल का था और 2,000 अगले साल का है, तो इस साल का खर्चा 9,000 ही है। पर्टिकुलर पीरियड का जो खर्चा है वही खर्चा और वही इनकम आपको यहां दिखेगी। मेरे पास सब्सक्रिप्शन के 12,000 आए, उसमें से 1,000 पिछले साल के थे और 2,000 अगले साल के हैं, तो इस साल की इनकम कितनी? 9,000 रुपए। ये सब माइनस करके एडजस्ट करके जो इस साल का इनकम है वही इनकम इनकम में दिखेगा, और इस साल का जो एक्सपेंडिचर है वही एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में दिखेगा। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पे एमसीक्यू भी है इसी चैप्टर में नीचे दिया हुआ। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पीएनएल नॉमिनल अकाउंट है, रिसीव पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर करता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस या लॉसेस ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड एंड ऑल रेवेन्यू इनकम या गेन फॉर द करंट ईयर आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। इनकम्स क्या होती है और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू इनकम्स और गेन्स ऑफ अ करंट पीरियड आर क्रेडिटेड। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ इनकम में रेवेन्यू इनकम ही आएगी, और वो भी पिछले साल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड की ही आएगी। पैसा आते वक्त कौन से भी साल का आ सकता है, पिछले साल का, चालू साल का और अगले साल का, पर उसमें से इनकम सिर्फ वही है जो करंट ईयर का है। पिछले साल का पैसा पिछले साल की इनकम थी, जो पैसा अगले साल के लिए आया है वो अगले साल की इनकम बनेगी। इस साल की इनकम वही है जो इस साल की।
इसको हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो हम 11 स्टैंडर्ड में भी फॉलो करते थे। जैसे सैलरी वेजेस पे करते वक्त 10,000 रुपए पे किए, 2,000 बच गए, तो खर्चे में 12 दिखाते थे और 2,000 को पेएबल दिखाते। सैलरी पे करते हो 15,000 दे दिए पर 3,000 प्रीपेड है, तो 3,000 माइनस करते थे और 12,000 ही खर्चे में दिखाते थे। जो सैलरी प्रीपेड में दी है वो एसेट है। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हमें उपयोग करना है, वापर करना है। दिस समय बार बार नहीं बोलूंगा मैं कि कैमरा ऑन रखना है। सोहम, पूर्वी इज अगेन नॉट अटेंडिंग। सोहम तुम हो तो आवाज दो। आगे एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव होती है तो आपकी इनकम में कैश को डेबिट होगी, इनकम को क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको मिला तो कैश को डेबिट होगा, इनकम को क्रेडिट होगा। सन्ड्री रिसिप्ट हुआ तो कैश को डेबिट और इनकम को क्रेडिट होगा। जनरल डोनेशन मिले तो कैश को डेबिट और इनकम को क्रेडिट होगा। ट्यूशन फी रिसीव हुई तो कैश को डेबिट और इनकम को क्रेडिट होगा। इनकम रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी पैसा अगर वो पिछले साल का है या अगले साल के लिए है तो वो पिछले साल का मिला तो वो पिछले साल की इनकम थी, अगले साल के लिए मिला तो वो अगले साल की इनकम होगी, इस साल की इनकम नहीं कहलाएगी। However, all income pertaining to current year, whether received or not received, or received during the previous year for this year, are taken into account. बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको पिछले साल किसी ने डोनेशन दिया, सब्सक्रिप्शन दिया था 10,000, इसमें से 9,000 उस साल के थे और 1,000 अगले साल के थे। तो इसका मतलब है पिछले साल आपको 1,000 रुपए मिल गए, पर वो पिछले साल का इनकम नहीं, उसके अगले साल का इनकम था। चालू साल में आपको किसी ने 11,000 रुपए दिए। अब आपकी इस साल इनकम कितनी है? 11,000 जो इस साल मिले वो तो इस साल की इनकम है। पिछले साल जो 1,000 रुपए मिले थे वो भी इस साल की इनकम है, तो इस साल की इनकम होगी 12,000। ये एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ अ करंट ईयर आर कंसिडर्ड। अब मान के चलो आपके पास 15 मेंबर है, हर किसी को आपको 1,000 रुपया सब्सक्रिप्शन देना था, तो वैसे आपकी साल की इनकम 15,000 होती, पर इस साल सिर्फ 12 लोगों ने पैसे दिए 12,000, 3 लोगों के पैसे आए नहीं। तो आप बोलोगे कि 3,000 भी इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम है 15,000, जिसमें से 12,000 मिल गए, 3,000 लेना बाकी है। तो आप इनकम को क्रेडिट करोगे और इनकम रिसीवेबल को डेबिट करोगे और इनकम में 15,000 दिखाओगे। ये चीजें समझनी पड़ती है, और ये समझने के लिए पूरे बेसिक्स हमारे क्लियर चाहिए, और दूसरा लेक्चर में पूरा फोकस और पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट अगर खिचड़ी बन रहा है आपके दिमाग में, तो इट इज गोइंग टू गेट टफ फॉर यू। एंड इफ नॉट, यू आर फोकस्ड, यू आर कॉन्फिडेंट, आपके बेसिक्स पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो ये चैप्टर बहुत आसान लगे। तो एकदम ध्यान देना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। पहली बात, कठिन नहीं है और बेसिक्स पे आधारित है। अब एक्सपेंडिचर की बात करें। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस और लॉसेस फॉर द करंट ईयर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। सिर्फ चालू साल के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही डेबिट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं जाते, वो बैलेंस शीट में जाते। आइटम ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ नॉट प्रॉफिट कंसर्न में डिफर फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। Expenses paid for previous year or for the next year are not taken into account. भाई इस साल मैंने पेमेंट करते वक्त 10,000 की सैलरी दे दी, जिसमें से 1,000 पिछले साल का था और 2,000 अगले साल का, तो इस साल का खर्चा तो 7,000 रुपए ही है, यही डेबिट होगा खर्चे। पिछले साल का दिया वो खर्चा इस साल का नहीं है, वो पिछले साल का खर्चा। अगले साल के लिए जो एडवांस दिया है वो इस साल का खर्चा नहीं, वो अगले साल का खर्चा होगा। इसकी जर्नल एंट्री, इसकी अकाउंटिंग एंट्री हमें करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और सही चीज खर्चे में दिखानी पड़ेगी। However, all expenses pertaining to the current year, whether actually paid or not paid during the year, are taken into account. अब इस साल सैलरी देते वक्त 10,000 दे दिए पर 2,000 देना बाकी है, तो खर्चे में 12,000 दिखाना पड़ेगा कि 10 दे दिए, 2 देना बाकी है, और इस तरीके से आपके खर्चों को रिकॉर्ड किया जाए।
In other words, outstanding expenses and prepaid expenses during previous year are considered. Outstanding और prepaid चालू साल के कंसीडर नहीं होते बल्कि प्रीवियस ईयर के कंसीडर होते। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हर साल हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हर साल हो सकते हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ही समझी जा सकती है कि कैसे करना होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ कंसर्न। जब आप बैलेंस करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलता है, यहाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलता। यहाँ प्रॉफिट है तो सरप्लस बोला जाता है, डेफिसिट लॉस है तो डेफिसिट बोला जाता है। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम जाता है एक्सपेंडिचर से तो इसको सरप्लस बोलो, while the excess of expenditure over income is known as deficit। एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो इसको डेफिसिट बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट और लॉस ही है सिंपल भाषा में। इफ देयर इज अ सरप्लस इट इज एडेड टू कैपिटल फंड, प्रॉफिट है तो कैपिटल फंड में ऐड किया जाए, एंड इफ देयर इज अ डेफिसिट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड, कैपिटल में से डिडक्ट किया जाएगा अगर डेफिसिट। तो जैसे हमने फीचर्स पढ़े थे रिसीट पेमेंट अकाउंट, वैसे ही हम फीचर पढ़ लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला फीचर है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम ऑफ करंट ईयर। सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम से ही बात नहीं बनेगी, ये इनकम और एक्सपेंडिचर करंट ईयर का होना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है। अगला फीचर है इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। ये बनाने से हमें दो चीजें पता चली, या हमें सरप्लस है या कि हमारा डेफिसिट है। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलवेज अकम्पनीड विद अ बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों साथ में ही बनाना पड़ता है। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट। सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड, यस ये हम करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश आइटम एज वेल एज द नॉन कैश आइटम। इसका बड़ा महत्व है, जैसे कि आपने इस साल की सैलरी 10,000 रुपए कैश में पे की और 2,000 रुपए पे करना बाकी है तो आपका सैलरी का एक्सपेंडिचर 12,000 दिखेगा, तो ये आपका कैश एक्सपेंडिचर है जिसकी डबल एंट्री होती है, सैलरी को डेबिट और कैश को क्रेडिट। ये आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है जिसकी एंट्री होगी सैलरी को डेबिट और सैलरी पेएबल को क्रेडिट, तो दोनों ही मिला के एक्सपेंडिचर बनता है आपका। सेम कॉन्सेप्ट है जो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम करते हैं, विच आर रिलेटेड टू द करंट पीरियड, जैसे सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैड डेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, ये सब चीजें जाती है हमारी पीएनएल। इसका स्पेसिमन हम देखें। ये जनरली आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए क्या दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। तो आपको सबसे पहले पेमेंट में जाना है। पेमेंट हुआ है मतलब एक्सपेंडिचर हुआ है। जहां जहां पेमेंट हुआ है कैश को ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है, अब आपको डेबिट करना है। अगर पेमेंट में सैलरी दिख रहा है तो कैश को क्रेडिट होगा और सैलरी पेड के नाम से एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा। अगर फिर इसमें एडजस्टमेंट है, लेस पेड फॉर लास्ट ईयर और पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर सैलरी पे करते वक्त लास्ट ईयर की पे की है तो माइनस करना है क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है। नेक्स्ट ईयर की सैलरी पे की है तो वो भी इस साल का खर्चा नहीं है, पिछले साल का खर्चा है, उसको भी माइनस करना। ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग, हमेशा करते हैं। अगर सैलरी 10,000 पे की है और आउटस्टैंडिंग 1,000 है तो ऐड ही करते ना अपन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करना। और अगर प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर पे कर दिया था एडवांस में, वो लास्ट ईयर का खर्चा नहीं है, वो इस साल का खर्चा है, तो उसको यहाँ पे ऐड करना है क्योंकि वो पिछले साल खर्चे में नहीं लिया था, इस साल खर्चे में लेता है। तो ये 5 चीजों को मिला के आपका इस साल का सैलरी का एक्सपेंडिचर बनता है। पैसा कितना दिया, लेस करना है उसमें पिछले साल का कितना दिया, लेस करना है उसमें अगले साल का कितना दिया, ऐड करना है कितना देना बाकी है, और ऐड करना है पिछले साल कितना दे दिया था जो इस साल का है। तो कुछ लोग इसको मगअप करते हैं कि भाई सैलरी का एक्सपेंडिचर या कोई भी एक्सपेंडिचर कैसे निकालने का, तो पैसा कितना दिया, लेस करो प्रीपेड, लेस करो एडवांस में पे किया हुआ, ऐड करो पिछले साल का प्रीपेड, ऐड करो पिछले साल एडवांस में दिया हुआ। तो ऐसी 5 चीजें मिला के इस साल का खर्चा बनता है। दिस इज वन ऑफ द वे टू लर्न
दूसरा तरीका है सीधा अकाउंट बना लो, डेबिट करो और क्रेडिट करो, आंसर मिल जाएगा। मैं जनरली अकाउंट वाले सिस्टम को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे ये सब खिचड़ी बना के एडनेस नहीं करते, अपन सीधा एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करते हैं और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे दिखा देते हैं और यहाँ रेफर कर देते हैं वर्किंग नोट 1 को देखो। तो आपने बनाते वक्त तो 5 चीजें यहाँ लिख ली, आपने बनाते वक्त तो 5 चीजें यहाँ लिख ली, इसको 2 चीजों को लेस करना है, 2 चीजों को ऐड करना है, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे, कैश को डेबिट, सैलरी पेड को क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग प्रीपेड अगर है तो असेट है, ओपनिंग पेड इन एडवांस है, सॉरी एक्सपेंस है ना, तो पिछले साल का प्रीपेड है तो एसेट है, पिछले साल एडवांस, पिछले साल प्रीपेड है तो एसेट है, एडवांस में दिया है तो एसेट है, प्रीपेड है तो लायबिलिटी है। इस साल एडवांस में दिया है तो एसेट है और इस साल अगर प्रीपेड है तो लायबिलिटी है, पेएबल है तो लायबिलिटी है। और फिर इन चीजों को यहां से मिला के हम सब्सक्रिप्शन की इनकम को जज करते, जब आएंगे तब बताऊंगा। डोंट वेजेस कैश बुक में दिखेगा पेमेंट साइड, वहां पेमेंट हुआ है मतलब एक्सपेंडिचर है, उसका सेकंड इफेक्ट यहाँ डेबिट में देना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैश बुक में पेमेंट में दिखेगा, वहां पेमेंट हुआ है मतलब क्रेडिट हुआ है तो यहाँ डेबिट करना है। रेंट कैश बुक में दिखेगा पेमेंट में, वहां पेमेंट हुआ है मतलब एक्सपेंडिचर है, यहाँ डेबिट करना है। इंटरेस्ट कैश बुक में दिखेगा कि पे किया, वहां पेमेंट है तो यहाँ डेबिट में लिखना है एक्सपेंडिचर है। उसी तरह कन्वेयंस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फी, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस, मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। कंज्यूम का मतलब होता है स्पोर्ट मटेरियल का डेप्रिसिएशन। जैसे स्पोर्ट मटेरियल आपने खरीदे थे 200 बास्केटबॉल, अब 200 बास्केटबॉल आपका असेट है, कैश को डेबिट किया, स्पोर्ट मटेरियल को क्रेडिट किया, उसमें से 20 बास्केटबॉल इस साल यूज किए, खत्म हो गए, खराब हो गए, फेंक दिए, तो 200 में से 20 कंज्यूम हुए, तो एक्सपेंडिचर को डेबिट और आपके स्पोर्ट इक्विपमेंट या मटेरियल को क्रेडिट करें। इसका ये यहाँ पे भी दिखाते हैं लोग, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ यहाँ पे खर्चे में दिखाते हैं। कैसे करने का आई विल टेल यू जब हम क्वेश्चन पे आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैश बुक में क्रेडिट में दिखेंगे, यहाँ डेबिट करना है। न्यूज़पेपर, पीरियडिकल, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सब कैश बुक के क्रेडिट में दिखेगा, यहाँ डेबिट करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट का डेबिट बैलेंस होता है, फाइनल अकाउंट में जैसा करते हैं वैसा ही यहाँ पे डेबिट करना है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट खर्चे में डेबिट करना है। उसके बाद बात करते हैं आपकी इनकम। इनकम कहां से दिखेगी, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में जाना है, रेवेन्यू रिसिप्ट को देखना है, वहां डेबिट हो चुका है, आपको इनकम में क्रेडिट करना है। तो पैसा सब्सक्रिप्शन का आ सकता है, पैसा रेंट का आ सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड हो सकती है, ग्राउंड का रेंट हो सकता है, आपके पास खाली मैदान है, आपने कार्यक्रम के लिए भाड़े से दिया था, सन्ड्री रिसिप्ट हो सकती है, एंट्रेंस फी हो सकती है, एडमिशन फी हो सकती है, जनरल डोनेशन हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो सकता है। फिर इसको बैलेंस करो, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है तो आपको सरप्लस दिखेगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है तो आपको डेफिसिट दिखेगा। सरप्लस हो या डेफिसिट हो, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो। फिर अगला टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसीव पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या फर्क है, आइए देखो। रिसीव पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है। रिसीव पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसा होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। रिसीव पेमेंट अकाउंट कैश ट्रांजैक्शन की समरी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सारे इनकम और आपके एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शन की समरी। ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का डेबिट बैलेंस और बैंक का डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ओपनिंग या बैलेंस होता नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैश का हमेशा डेबिट होता है, बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्लोजिंग बैलेंस इसका सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है और ये जाके आखिर में कैपिटल फंड में मर्ज होता है। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, सब रिसिप्ट और सारे पेमेंट इसमें रिकॉर्ड होते हैं। पर इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड की ही इनकम और करंट पीरियड के ही एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं। नॉन कैश आइटम नहीं आते हैं कैश बुक में, नॉन कैश आइटम आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑल अकाउंट्स
All transactions are recorded to the personal account, real account, and nominal account. This account only consists of transaction related to the nominal account. Period. It includes the amount received for the period like previous year, current year, next year. सब कुछ पैसा हो सकता है इसमें। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ही होते हैं। बैलेंस शीट, इट नीड नॉट नेसेसरीली बी अकॉम्पाइड बाय द बैलेंस शीट। हो सकता है कि सारे रिसिप्ट कैपिटल रेवेन्यू नेचर के और सारे पेमेंट रेवेन्यू नेचर के, तो इसका सेकंड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पीएनएल में ही जाएगा। इसको जोड़ने की जरूरत पड़ भी सकती, नहीं भी पड़ सकती। इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द बैलेंस शीट, क्योंकि इसका डेफिसिट और सरप्लस बैलेंस शीट में ही जाता है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू दिस एंड ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ फर्क बिल्कुल आसान है, करने में दिक्कत नहीं जाती। ट्रायल बैलेंस से जैसे पीएनएल बनाते हो वैसे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है प्रिपरेशन ऑफ क्या बैलेंस शीट, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। अब बैलेंस शीट के जैसा, पर इसके एडजस्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। ये कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज नॉट ए अकाउंट। It is a statement of asset and liabilities of an organization as on a particular date. ये बैलेंस शीट एक डेट की होती है। अलग अलग डेट पे इस पे अलग अलग बैलेंसेस हो सकते हैं। The balance sheet of non-trading organization is similar to balance sheet of sole trading या partnership concern. बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं। बैलेंस शीट जैसी ही होती है। बैलेंस शीट ओनली शो कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कैपिटल रिसिप्ट दिखती है और आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखते हैं। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? ताकि आप आपका क्या देख सको, फाइनेंशियल पोजीशन की, आपके एसेट्स कितने और आपकी लायबिलिटी कितनी। और नॉर्मली एट द एंड ऑफ ईयर ही बनाई जाती है। दिन भर साल में बीच बीच में बैलेंस शीट बनाते नहीं है। द एक्सेस ऑफ एसेट और लायबिलिटी इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड। आपके एसेट 10 लाख के, आपके लायबिलिटी 4 लाख की है, तो आपका कैपिटल 6 लाख का होगा। If the opening balance of capital fund is not known, it is to be obtained as a balancing figure. कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे देते, बोलते हैं एसेट 100 रुपीज की है, लायबिलिटी 20 रुपीज। इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 80 रुपीज है। ये अपन सिंगल एंट्री जब करते थे 11 स्टैंडर्ड में तब किए थे। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में आएगा। अब इसमें जो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, और इस एडजस्टमेंट को अपन लेंगे कल। बराबर है? आज करने जैसा क्या है आपके पास, तो लेट मी चेक। स्पेसिमेन तो आपने बना लिया। इसकी सारी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट जैसी एडजस्टमेंट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एवरीथिंग व्हिच यू हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड विल बी हेल्पफुल। उसी के आधार पे ये पूरा चैप्टर हमें करना है और आगे जाके पढ़ना भी है। हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और फिर स्टार्ट होते हैं हमारे इलस्ट्रेशंस। तो कल हम एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन को करना स्टार्ट करेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ important and very important exercise for all of you. तो चलिए आज के लिए यहाँ रुकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो कि आज के लेक्चर की कुछ बातें समझ में ना आई हो तो आस्क मी, अदरवाइज वी कैन एंड दिस लेक्चर। नथिंग? वी आर गुड? चलो फिर ठीक है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। कल मिलते हैं फिर। सी यू टुमारो। बाय बाय। बाय सर। बाय।